हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात करेंगे ईमेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ईमेल। देखिए, यानी यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है ईमेल। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि मेल में और ईमेल में अंतर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मेल, मान लीजिए हम लोगों को कोई मैसेज है, उसको भेजना है। तो यदि मैसेज को भेजने के लिए हम लोग किसी इंसान का उपयोग कर रहे हैं या पुराने जमानों में जिस प्रकार जानवरों का उपयोग होता था, ऊंटों का, घोड़ों का या कबूतरों का, तो यदि किसी मैसेज को भेजने के लिए इंसान या जानवर का उपयोग हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल। यदि किसी मैसेज को भेजने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या इंटरनेट का उपयोग हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं। तो किसी इंसान या जानवर के थ्रू यदि मैसेज भेजेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेल। और यदि उसी मैसेज को हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भेज रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ईमेल। ओके, नीचे देखिए, ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे देखिए, यह एक ऐसा मेथड है, यानी ईमेल हमारा क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी मैसेज को या मेल को इंटरनेट की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आसानी से भेज सकते हैं। किसकी सहायता से? इंटरनेट की सहायता से। और ये सुविधा हम लोगों को कौन दे रहे हैं? ईमेल दे रहे हैं। ओके, आगे देखिए, सबसे पहला जो मेल था वो सन 1971 में भेजा गया, यानी 1971 में। किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने भेजा था। तो सबसे पहला जो मेल है वो किसने भेजा? यानी ईमेल की बात हो रही है तो किसने भेजा? रे टॉमलिंसन ने। कब भेजा था? 1971 में। ओके, नीचे देखिए, अब यहाँ पर दो नाम दिए हुए हैं अलग अलग। एक तो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए वेब मेल, और एक दिया हुआ है क्लाइंट बेस्ड ईमेल। इन दोनों में अंतर देखिए क्या होता है। वैसे हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? वेब मेल का यूज करते हैं। मान लीजिए हम लोगों को कोई ईमेल भेजना है तो हम लोग अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को ऑन करेंगे और वहां पर जीमेल या याहू मेल खोलेंगे और जिसको भेजना है मेल उसको हम लोग भेज देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर देखिए कि वेब मेल में और क्लाइंट बेस्ड ईमेल में अंतर क्या होता है। देखिए, ये वे मेल होते हैं जो क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम लोगों को किसी चीज को स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? इंटरनेट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? इंटरनेट का। यानी जो चीज स्टोर होगी यानी सेव होगी वो हमारे कभी। लेकिन जो क्लाइंट बेस्ड जो ईमेल होता है ना, उसमें जो हमारे जो मेल स्टोर होंगे वो लोकल लेवल पे स्टोर होंगे, यानी हमारी हार्ड डिस्क पे स्टोर होंगे। लेकिन वेब मेल में जो मेल स्टोर होते हैं वो कहां पे होते हैं? क्लाउड स्टोरेज का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, वेब मेल होते हैं वो किसी ब्राउजर के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ब्राउजर। यानी जिस प्रकार मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में हमें इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट चलाने के लिए हम लोग कौन से प्रोग्राम का उपयोग करेंगे? ब्राउजर का। तो वेब मेल का उपयोग करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? ब्राउजर की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि हमें क्लाइंट बेस्ड ईमेल यूज करना है तो उसके लिए हमें किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में मान लीजिए हम लोग MS ऑफिस डाउनलोड कर रहे हैं। क्या डाउनलोड कर रहे हैं? MS ऑफिस, और उसको इंस्टॉल कर लिया। तो MS वर्ड, एक्सेल, इनका तो नाम सुना होगा, और इनके साथ एक प्रोग्राम और आता है जिसका नाम क्या है यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम किसका एग्जाम्पल है? क्लाइंट बेस्ड ईमेल का। और जो जीमेल है वो किसका एग्जाम्पल है? वेब मेल का। ओके, आगे देखिए, वेब मेल होता है उसको इंटरनेट के द्वारा हम लोग कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। किसको? वेब मेल को। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। लेकिन जो क्लाइंट बेस्ड ईमेल होते हैं इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोबारा देखिए एक बार, वेब मेल जिसको हम लोग बहुत ज्यादातर यूज करते हैं, ये वे मेल होते हैं जो क्लाउड स्टोरेज या ब्राउजर का उपयोग करते हैं और इनको इंटरनेट के द्वारा कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। हमारे जो क्लाइंट बेस्ड जो ईमेल होते हैं ये कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इनको उपयोग करता है। ये क्या होते हैं? कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। इनको हम लोग बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। वेब मेल के जो एग्जाम्पल है वो है जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल। इनके अलावा और भी हो सकते हैं। और जो क्लाइंट बेस्ड ईमेल के जो एग्जाम्पल है वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और मोजिला थंडरबर्ड। ओके, अब हम आगे बात करेंगे कि हमारा जो ईमेल होता है उस ईमेल के लाभ क्या होते हैं। तो देखिए, ईमेल के लाभ, एडवांटेज ऑफ ईमेल, यानी हम लोग यदि ईमेल का उपयोग करें तो
तो उसके लिए हम लोगों को किन किन चीजों का लाभ होगा या हम लोग क्या चीज हासिल कर सकते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए हम लोगों को किसी को ईमेल भेजना है तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो हम लोगों को फ्री में ईमेल भेजने की सुविधा देती है। ऐसी बहुत सारी कंपनी जिस प्रकार गूगल है, याहू है, तो ये हम लोगों को ईमेल भेजने की क्या देती है, फ्री सुविधा देती है। तो पहला इसका जो लाभ हो गया वो क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा देखिए यहाँ पे स्पीड। पहले के जमाने में क्या होता था कि यदि मान लीजिए हम लोगों को कोई सूचना भेजनी होती थी तो वो इंसान के थ्रू या जानवरों के थ्रू भेजते थे तो उनमें काफी टाइम लग जाता था, लेकिन ईमेल भेजने में काफी कम टाइम लगता है, यानी चंद मिली सेकेंड लगते हैं। तो कोई जो सूचना होती है उसको ईमेल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, काफी फास्ट स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है मास सेंडिंग। मास सेंडिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग एक साथ, यदि हमारे पास एक ही ईमेल है और उसको हम लोगों को एक साथ एक से अधिक लोगों को भेजना है तो उस सुविधा को हम लोग क्या बोलते हैं, मास सेंडिंग। यानी ईमेल हम लोग एक साथ एक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं। ओके, जिस प्रकार हम लोग व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट का उपयोग करते हैं उसी प्रकार जो ईमेल है उस ईमेल में उस सुविधा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास सेंडिंग। आगे देखिए पेपरलेस। यानी ये चीज क्या होती है, पेपरलेस होती है, यानी ये काम जो होगा वो सारा क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो इसमें हमारी पेपर की भी बचत होती है जो पहले के जमाने में नहीं होती थी। ये टॉपिक आप लोगों को इसलिए ध्यान में रखने हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में से ईमेल का कौन सा लाभ है या कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे यूजर एजेंट, यानी यूजर एजेंट को हम लोग मेल रीडर भी कहते हैं। यानी हमारा जो ये यू है यानी यूजर एजेंट है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेल रीडर भी बोलते हैं। मेल रीडर हमारा क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है या हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका जो उपयोग होता है यानी हमारे जो ईमेल होते हैं उनको सेंड करने का और रिसीव करने का काम करता है। तो हमारे जो ईमेल होते हैं उनको सेंड करने का और रिसीव करने का काम कौन करेगा, यूजर एजेंट करेगा। और यूजर एजेंट को हम लोग दूसरे किस नाम से जान सकते हैं, मेल रीडर। ओके, आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है MTA यानी मैसेज ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, इस प्रोग्राम का जो उपयोग है ना वो मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, यानी एक सिस्टम से या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, MTA का यानी मैसेज ट्रांसफर एजेंट। और सेंड और रिसीव करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, UA का यानी यूजर एजेंट का। आगे देखिए, अब आगे दिया हुआ है एक तो मेल बॉक्स दिया हुआ है, एक दिया हुआ है स्पूल फाइल। मेल बॉक्स जो होता है ना ये क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट बेस्ड जो ईमेल होते हैं ना उनमें होता है, ये एक लोकल फाइल होती है, यानी हमारे जो हार्ड डिस्क होती है उसमें एक फाइल होती है जिसका नाम क्या होता है, मेल बॉक्स। ठीक है, और इस फाइल के अंदर हमारे जो भी मेल जो डिलीवर्ड हो गए यानी अगले वाले के पास चले गए वो कौन सी फाइल में मौजूद रहते हैं, मेल बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्पूल फाइल। ये भी क्या होती है, मेल बॉक्स की तरह क्या होती है, एक लोकल फाइल होती है जिसमें भेजे गए यानी जो सेंड हमने जो मेल कर दिए वो इसके अंदर रहते हैं। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, इसमें मैसेज अगले वाले के पास चले गए यानी जिनकी डिलीवरी रिपोर्ट आ गई वो तो किस में रहेंगे, मेल बॉक्स में। लेकिन अभी तक जिनकी क्यू में है यानी जिनकी डिलीवरी रिपोर्ट नहीं आई है तो वो कौन सी फाइल में रहेंगे, स्पूल फाइल में रहेंगे। ओके ओके, देखिए यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है जिनको आप लोगों को हो सकता है पता हो, लेकिन इन चीजों को देखना जरूरी है। पहला यहाँ पे नाम दिया हुआ है कंपोज। क्या नाम दिया हुआ है, कंपोज। यानी ये ईमेल की कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए आप लोगों को किसी ने ये कहा कि भाई एक ईमेल भेजना है, क्या भेजना है, ईमेल भेजना है। तो ईमेल भेजने के लिए हम लोग ईमेल में कौन से कमांड का उपयोग करेंगे, कंपोज। तो इसका क्वेश्चन ये इस प्रकार आ सकता है, मान लीजिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा। कितने ऑप्शन दे देगा, 4। और आप लोगों से पूछेगा निम्न में से ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग न्यू यानी नया ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो कौन सा कमांड आएगा या कौन सा बटन आएगा, कंपोज। तो यानी कंपोज बटन की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक न्यू मेल सेंड कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, यहां पर दिया हुआ इनबॉक्स जो आपके मोबाइल में और कंप्यूटर में होता है, यानी हमारे पास जो मेल आते हैं वो कौन से बॉक्स में स्टोर रहते हैं, इन बॉक्स। यानी जो भी मेल हमारे पास क्या आते हैं, रिसीव होते हैं, या जो मेल हमारे पास आते हैं वो किस में स्टोर रहेंगे, इनबॉक्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए यहां पे सेंड। जो मेल हमने भेजे हैं वो किस में स्टोर रहते हैं, सेंट में। ओके, इसी प्रकार नीचे दिया हुआ ड्राफ्ट।
इन चीजों को वैसे आप लोग जानते होंगे लेकिन देखना जरूरी है। तो देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने कोई मेल लिख लिया, वो या तो वो मेल हमने हमारे लिए खुद के लिए स्टोर किया है, या हम लोग ये चाहते हैं कि भाई उसको कल भेजेंगे या परसों भेजेंगे। तो ऐसा ईमेल जिसको हम लोग इन फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं, तो उसके लिए कौन सा कमांड काम में आएगा? ड्राफ्ट। ओके, तो ड्राफ्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बिना भेजे हुए मेल जो किस में रहेंगे? ड्राफ्ट में रहेंगे। ओके, आगे देखिए ट्रेस। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई मेल आया और उस मेल को हमने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो डिलीट किए हुए मेल कहां पे रहते हैं? ट्रेस में रहते हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर में हम लोग कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहां पे रहती है? रिसाइकिल बिन में रहती है। किस में रहती है? रिसाइकिल बिन में रहती है। इसी प्रकार यदि हम लोग कोई भी मेल यदि डिलीट कर देंगे तो वो कौन से बॉक्स में रहेंगे? ट्रेस में रहेंगे। और इसमें मोस्टली कितने दिन तक रहते हैं? 30 दिन तक रहते हैं। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे स्पैम। नाम से पता लग रहा है, समझ गए होंगे आप लोग। यानी जिस प्रकार आप लोगों के पास कई बार कंपनी वगैरह के कॉल वगैरह आते हैं, मैसेज आते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रू कॉलर वगैरह में ऑटोमेटिक नाम आ जाता है स्पैम। तो देखिए यहाँ पे ईमेल की परिभाषा में स्पैम का क्या मतलब होता है? जो स्पैम होता है इसको जंक मेल भी बोलते हैं, इसको अनसोलिसिटेड मेल भी बोलते हैं, और इसको अनवांटेड मेल भी बोलते हैं। ये सारे किसके नाम है? स्पैम के नाम है। तो जंक मेल, अनसोलिसिटेड मेल और अनवांटेड मेल, ये सभी किस नाम से जानते हैं? स्पैम को जानते हैं। आगे देखिए, ये वो मेल होते हैं जो एक साथ बहुत मात्रा में आते हैं, यानी बल्क में आते हैं ना, या किसी प्रमोशन के लिए भेजे जाते हैं, जो हमारे किसी काम के नहीं होते। या तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बल्क में आते हैं, या वो मेल होते हैं जो किसके लिए आते हैं? प्रमोशन के लिए आते हैं। तो उन मेल को हम लोग कौन सा मेल बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। तो ये हमारी ईमेल की कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो एक बार जल्दी जल्दी इनको दोबारा देख लीजिए। कंपोज का उपयोग हम लोग तब करेंगे जब हमें कोई नया मेल भेजना है। जो भी मेल हमारे पास आते हैं वो किस में रहेंगे? इनबॉक्स में। जो हमने मेल भेजे वो किस में रहेंगे? सेंट में। और जिन मेल को हम लोग स्टोर करके रखना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए वो किस में रहेंगे? ड्राफ्ट में। जिन मेल को हमने डिलीट कर दिया वो किस में रहेंगे? ट्रेस में। और जो भी मेल आते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते, कोई कंपनी अपने प्रचार वगैरह के लिए भेजती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। ओके, अब हम आगे बात करेंगे कि हमारा जो ईमेल होता है उस ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी उसका ढांचा क्या होता है। तो देखिए, ईमेल का स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, यानी हमारा जो ईमेल होता है उसका क्या ढांचा कैसा होता है। देखिए यहाँ पे टू सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट वगैरह, यानी ये चीजें लिखी हुई है। तो इन सभी को हम लोगों को डिटेल में समझना है। तो देखिए कि भाई इन टू का, सीसी का, या इन चीजों का, ये जो नीचे लिखे हुए इनका क्या उपयोग होता है और किस तरीके से उपयोग होता है। तो देखिए डिटेल में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टू। अब मान लीजिए हम लोगों को क्या करना है कि किसी को मेल भेजना है। क्या करना है? किसी को मेल भेजना है। जिस प्रकार मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी को मैसेज भेजना होता है तो अगले वाले के हमें क्या चाहिए? मोबाइल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? मोबाइल नंबर। इसी प्रकार यदि हमें किसी को ईमेल भेजना है तो अगले वाले का हमें क्या चाहिए? ईमेल एड्रेस चाहिए। यदि मान लीजिए हमारे पास ईमेल एड्रेस है और हम लोगों को यदि मान लीजिए हमारे पास ईमेल एड्रेस है और इस ईमेल एड्रेस वाले को हमें क्या करना है? मेल भेजना है। तो जिसको हमें मेल भेजना है उसका जो ईमेल एड्रेस है वो हम लोग किस में लिखेंगे? टू में लिखेंगे। यानी हमें जिसको मेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस हम लोग किस में लिखेंगे? टू में लिखेंगे। आगे बात समझ में तो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे जिस प्रकार हमें एबीसी को मेल भेजना है तो उस एबीसी का जो एड्रेस आएगा वो क्या पर आएगा? यहाँ पर आएगा abc@gmail.com, या जो भी होगा तो वो किस में लिखेंगे? टू में लिखेंगे। अब देखिए सीसी का और बीसीसी का इनका क्या मतलब होता है। तो देखिए सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी को ईमेल भेजा है। क्या भेजा है? ईमेल। और इस ईमेल की कॉपी हम लोगों को किसी और को भी भेजनी है साथ में। किसकी कॉपी? ईमेल की कॉपी। तो जिसको कॉपी भेजनी है उसका जो ईमेल एड्रेस आएगा वो हम लोग किस में लिखेंगे? सीसी में लिखेंगे। तो सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन कॉपी। और इसका उपयोग तब होता है जब हमें किसी को मेल भेजना है और उस ईमेल की कॉपी हमें किसी अन्य को भी भेजनी है तो उस अन्य का जो ईमेल एड्रेस आएगा वो किसके अंदर आएगा? सीसी के अंदर आएगा। और सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन कॉपी। आगे देखिए बीसीसी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए सीसी में और बीसीसी में क्या अंतर होता है। वैसे सीसी का और बीसीसी का दोनों का एक ही उपयोग है। दोनों का उपयोग ही
ईमेल एड्रेस की या सॉरी ईमेल की कॉपी भेजने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि भाई सीसी में और बीसीसी में अंतर क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई ईमेल है और इस ईमेल को कितने लोगों को भेजना है, 5 लोगों को, और उनमें से मान लीजिए किसी एक का जो एड्रेस है वो किस में लिख दिया, हमें 2 में लिख दिया। बाकी कितने बचे, 4 में से मान लीजिए 2 का एड्रेस हमने किस में लिख दिया, सीसी में लिख दिया। बाकी कितने बचे, 2, तो 2 का एड्रेस हमने किस में लिख दिया, बीसीसी में। अब देखिए इनमें अंतर क्या है, 2 एड्रेस किस में लिखे, बीसीसी में, 2 किस में लिखे, सीसी में, और 1 किस में लिखा, 2 में। ठीक है, अब हमने जो एड्रेस 2 में लिखे हैं और सीसी में लिखे, इन 3 को एक दूसरे को पता चल जाएगा कि हमारे अलावा किन 2 और लोगों को मेल भेजा है। ठीक है, लेकिन जो एड्रेस हम लोग किस में लिखते हैं, बीसीसी में लिखते हैं, वो खुद के अलावा किसी अन्य को दिखाई नहीं देते कि हमारे अलावा इस ईमेल की कॉपी किसी और को भी भेजिए। यानी 2 में और सीसी में जो एड्रेस लिखेंगे वो एक दूसरे को दिखाई देंगे, लेकिन बीसीसी में जो एड्रेस लिखा है वो किसी अन्य को दिखाई नहीं देगा। आगे बात समझ में, तो सीसी में और बीसीसी में ये अंतर होता है। आगे देखिए सब्जेक्ट। वैसे ये चीज क्या होती है, एक ऑप्शनल होती है। जिस प्रकार मान लीजिए हम लोग किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिस प्रकार हम छोटे बच्चे होते थे तब स्कूलों में छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते थे, तो वहां पे हम लोग लिखते थे विषय छुट्टी लेने हेतु, तो टीचर इसको देखकर ही समझ जाता था कि भाई क्या लेनी है, छुट्टी लेनी है। इसी प्रकार हम लोग जो ईमेल लिख रहे हैं वो किस से संबंधित लिख रहे हैं, तो उस ईमेल का जो सब्जेक्ट आता है वो हम लोग किस में लिख सकते हैं, सब्जेक्ट में। वैसे ये चीज कोई कंपलसरी नहीं है, ये चीज क्या है, एक ऑप्शन है, लेकिन ये चीज लिखनी चाहिए। ओके, आगे देखिए अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारा ईमेल है और उस ईमेल के साथ मान लीजिए हम लोगों को कोई ऑडियो, वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट फाइल या कोई डॉक्यूमेंट या कोई फोटो वगैरह यानी कुछ भी भेजना हो। यदि हमारा कोई ईमेल है, उस ईमेल के साथ किसी फाइल को भेजना हो या किसी डॉक्यूमेंट को भेजना हो, तो उसके लिए हम लोग कौन से कमांड का उपयोग करेंगे, अटैचमेंट का। आगे बात समझ में। और यदि हमारा काम सब रेडी है, हमने मैसेज भी लिख लिया, ईमेल एड्रेस भी लिख लिया, सब्जेक्ट भी लिख लिया, मेल भी लिख लिया, तो उसके बाद में लास्ट में हम लोग कौन से बटन पे क्लिक करेंगे, सेंड पे। तो सेंड पे जैसे क्लिक कर देंगे तो हमारा मेल आगे चला जाएगा। आगे बात समझ में। ओके, अब देखिए आगे। अभी हमने ये देखा था कि यदि हमें किसी को ईमेल भेजना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। जिस प्रकार हमें किसी को कॉल करना होता है तो उसके लिए हमें उसके मोबाइल नंबर चाहिए। इसी प्रकार किसी को यदि क्या सेंड करना है, ईमेल सेंड करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। अब देखिए कि भाई ये ईमेल एड्रेस होता क्या है। तो पहली लाइन तो ये लिखी हुई है कि किसी को ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। ओके, अब हमारे ये जो ईमेल जो एड्रेस होता है ना, ये कितने भागों में बंटा होता है, 2 भागों में। कौन, ईमेल जो एड्रेस होता है वो कितने भागों में बंटा होता है, 2 भागों में। पहला जो नाम होता है वो क्या होता है, यूजर नेम। ये जो नाम होता है ना, इस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर नेम बोलते हैं, इतने को। ठीक है, और जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, डोमेन नेम। इस सिंबल के आगे जो नाम लिखा वो क्या होता है, हमारा डोमेन। तो पहले वाला जो नाम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर नेम, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, डोमेन नेम। और ये यूजर नेम और जो डोमेन नेम है, इन दोनों को अलग करने का काम यानी सेपरेट करने का काम कौन करता है, @। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, @। तो इस सिंबल से पहले जो नाम आ रहा है उसको तो यूजर नेम, और इस सिंबल के जो बाद आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन नेम। आगे देखिए, ईमेल एड्रेस में पहले यूजर नेम ही आता है, तो ये बात ध्यान रहे, ये जो डोमेन नेम है ये पहले नहीं आ सकता और यूजर नेम बाद में नहीं आ सकता। ये चीजें आप लोगों को इसलिए ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्या आते हैं कि 4 ईमेल एड्रेस लिख दिए जाते हैं और आप लोगों से ये पूछा जाता है कि निम्न में से करेक्ट यानी सही ईमेल एड्रेस कौन सा है। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यूजर नेम और सर्वर नेम से मिलकर हमारा ईमेल एड्रेस बनता है। यूजर नेम को और सर्वर नेम को अलग करने का काम कौन करेगा, @, और @, से पहले क्या आएगा, यूजर नेम आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा, डोमेन नेम। ओके, अब जी आगे ये चीज दी हुई है कि ये जो @ है ये यूजर नेम के और डोमेन नेम के बीच में ही आता है। आगे देखिए, अब हमारा जो यूजर नेम होता है उसमें अल्फाबेट भी हो सकते हैं, डॉट भी हो सकता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है और कुछ अन्य सिंबल भी हो सकते हैं। लेकिन ये हमारा जो यूजर नेम होता है ये मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लंबा हो सकता है, 64।
ये पहले वाला जो नाम है ना, ये कितने अक्षर लंबा हो सकता है? 64, और बाद वाला कितना हो सकता है? 255। ओके, तो यूजर नेम ज्यादा से ज्यादा 64 कैरेक्टर्स लो और डोमेन नेम 255। ओके, आगे देखिए, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का मतलब जिस प्रकार एक ये एबीसी है, एक ये एबीसी है और एक ये एबीसी है, या एक ये एबीसी है, कौन सा भी मान लीजिए, तो ये चारों चीज क्या है? एक ही है। ये एबीसी भी वही है, ये भी यही है, ये भी यही है, यानी ये केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का मतलब होता है ये बड़े अक्षरों में और छोटे अक्षरों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखता है। जिस प्रकार हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज क्या होती है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, लेकिन जो ईमेल एड्रेस होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी ये ए और ये ए दोनों क्या है? सेम है। ओके, हमारा जो ईमेल एड्रेस होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है, यानी दुनिया में किन्हीं दो लोगों का जो ईमेल एड्रेस होता है वो क्या नहीं होता? समान, यानी एक जैसा नहीं होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ ईमेल से रिलेटेड कुछ चीज दी हुई है। देखो, एक तो नाम दिया हुआ है यहाँ पे मैसेज हेडर और एक दिया हुआ है मैसेज बॉडी। इसमें देख लीजिए आप लोग एक बार, तो यानी ये हमारा जो मैटर होता है इधर वाला, इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेज हेडर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेडर। और जहां पर हम लोग वास्तविक में जो ईमेल लिखते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैसेज की या ईमेल की बॉडी। तो इस बात को ध्यान रखना, एक तो मैसेज क्या होता है? हेडर होता है, और एक क्या होता है? बॉडी होता है। तो इस टॉपिक में हमने बात की कि भाई ईमेल क्या होता है और ईमेल एड्रेस क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, करेंगे ईमेल के प्रोटोकॉल के बारे में कि SMTP, POP, IMAP और MIME ये चीज क्या होती हैं। तो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।